सो गुड ऑफ यू बच्चों, आप सभी उम्मीद करता हूं कि एनडीए 1 2023 की तैयारी आपकी काफी अच्छी चल रही होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अभिषेक और आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल चंडीगढ़ डिफेंस अकेडमी हिसार ब्रांच के ऊपर। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर अप किया था, जिसमें हमने काफी सारी डेट्स ध्यान में रखी थी और ये देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फाइनली कैसे प्रिपेयर हुआ था। ठीक है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मेन टॉपिक्स मैंने आपको करवा दिए थे। अब जो हमारा ये सेकंड पार्ट है, यानी हमारा जो सेकंड लेक्चर है, इसके अंदर हम जो चीज कवर कर रहे हैं फिलहाल, इस के अंदर हम कवर करेंगे एक तो जो मेजर पॉलिसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनी, उसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कौन सी कंट्रीज से लिया गया है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। फिर जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा जो इंडिया का स्ट्रक्चर है, कंट्री का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम फेडरलिज्म का जिक्र करेंगे, यूनिटी का स्ट्रक्चर का जिक्र करेंगे, जिसमें हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों सेगमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और लास्ट में आएंगे जो शेड्यूल्स क्या है। टोटल हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, इन 12 शेड्यूल्स को हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बने रहिएगा आखिरी तक हमारी वीडियो के साथ। तो बच्चों, अभी हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें काफी लोगों की भूमिका अदा की गई थी और मेन भूमिका उसमें थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, बिकॉज ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके साथ साथ हम और चीज भी देखते चलते हैं, जैसे कि एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज की सब कमेटी बनी थी, जिनके जो चेयरमैन थे वो थे ए.वी. ठक्कर। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। राइट सब कमेटी थे बी पट्टाभी सीतारामैया। माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज ऑफ द सब कमेटी, इसके चेयरमैन थे गोपीनाथ बरदलोई। एंड बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी के चेयरमैन के मुंशी। स्टेट्स कमेटी या कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद द स्टेट्स जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों के जो आपके चेयरमैन थे वो आपके थे जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू पटेल आपके एडवाइजरी जी मालांकर कमेटी थी फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वल्लभ भाई पटेल आपके माइनॉरिटीज और ट्राइबल एंड एक्सक्लूडिंग एरियाज की कमेटी के चेयरमैन थे। राजेंद्र प्रसाद आपके कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इसके चेयरमैन थे। एंड अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसके चेयरमैन थे। बाकी एक रेजिड्यू कमेटी और बनती है जिसके वल्लभ भाई पटेल आपके चेयरमैन रह चुके हैं। तो बेसिकली ये जो आपका पार्ट है, मेजर कमिटीज हमने डिस्कस करी है। तो इसके रिगार्डिंग एक आधा क्वेश्चन बाकी डीप में शायद हो सकता है क्वेश्चन ना आए, लेकिन फिर भी हम कवर कर लेते हैं। और लास्ट में जब आप रिवाइज करके जाओ तो एक बार इनको निगाह मार लोगे तो आई होप कि अगर 4 ऑप्शन तो एक ऑप्शन को आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे। तो अब आता है आपका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सोर्सेज क्या से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी जो चीजें थी, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, जो हमने लिए थे। और ये हम सब जानते हैं कि नियर अबाउट 60 कंट्रीज का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्टडी किया गया था, फिर कहीं जाके जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो हम बात करेंगे यूके की। यूके से नॉमिनल हेड जो कि हमारा प्रेसिडेंट है वो लिया गया था। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम की पोस्ट, पार्लियामेंट। बाइकैमरलिज्म पार्लियामेंट का मतलब समझते हैं कि भाई जहां पर 2 सदन हो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इंडिया के अंदर, तो इंडिया में टोटल 6 स्टेट्स हैं जहां पर बाइकैमरलिज्म, ठीक है। फिर लोअर हाउस मोर पावरफुल बनाया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस एंड प्रोविजन ऑफ स्पीकर इन लोकसभा। तो क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि जो प्रोविजन है स्पीकर का लोकसभा का, वो कौन सी कंट्री से लिया गया है, या प्रेसिडेंट या कैबिनेट सिस्टम मिनिस्टर, या हम कह सकते हैं पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमने कौन सी कंट्री से ली है। तो बेसिकली इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अलावा 2 टाइप की गवर्नमेंट और होती है। एक होती है आपकी प्रेसिडेंशियल, ठीक है, जो कि आपकी यूएसए के अंदर है, ठीक है। एक आपकी होती है सेमी प्रेसिडेंशियल। सेमी प्रेसिडेंशियल की अगर मैं बात करता हूं जहां पर प्राइम मिनिस्टर और पीएम दोनों ही, सॉरी, प्रेसिडेंट और पीएम दोनों के पास इक्वल पावर होती है। ये आपकी श्रीलंका का एग्जांपल लेके चल सकते हैं। और पार्लियामेंट्री की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया है। इसके अलावा जो दूसरी कंट्री है जहां से लिया गया था वो आपका यूएसए है, जहां से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम सब जानते हैं कि यूएसए 1776 में पहला कंट्री बना था जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था।
वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने अपॉइंट की थी, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड हेड ऑफ द स्टेट इज नोन एज द प्रेसिडेंट, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। ये सभी पॉइंट्स हमने लिए थे कहां से? यूएसए से। और फिर ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करता हूं तो कंटेंट लिस्ट, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप और जो लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी, ठीक है। फिर आपकी आती है यूएसएसआर से, जहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, टोटल 11 आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 5 ईयर प्लान जो आप इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। इमरजेंसी प्रोविजन की अगर मैं बात करता हूं तो जर्मनी से लिए गए थे। जापान से अगर मैं बात करता हूं तो जिस लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है वो हमने जापान से लिया था। फेडरल सिस्टम और रेजिड्यूरी पावर की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमने ली थी कनाडा से, ठीक है। और ये हम सब जानते हैं बच्चों की नियर अबाउट 25 कंट्रीज हैं जहां पर जो आपका फेडरल सिस्टम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड लागू है, ठीक है। साउथ अफ्रीका से अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो कानून था वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। एंड आयरलैंड से अगर मैं बात करता हूं, जो आपका कंसेप्ट है डीपीएसपीस का, यानी आर्टिकल आपका अगर मैं बात करूं या पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये पार्ट 4 के अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं इसको। तो पार्ट 4 और फिर आपका आता है जो फंडामेंटल राइट्स है जो कि पार्ट 3 है। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके रिगार्डिंग आपका एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है और मैक्सिमम टाइम पर ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों भाई? कॉन्स्टिट्यूशन के भाई ऐसे क्या जरूरत थी हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें लेना पड़ा? तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अगर हमें कुछ फंक्शंस अगर हमने करने हैं या फंक्शन हमें परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स टू अलाउ अ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये हम सब जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर हमें कोऑर्डिनेशन बनाना है तो उसके हमें एक सेट ऑफ रूल से चलाना पड़ेगा, चाहे सोसाइटी हो, चाहे आपका कंट्री हो, चाहे आपका स्टेट हो। तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी था। सेकंड फंक्शन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि किसके पास ज्यादा पावर रहेगी डिसीजन लेने के लिए। अगर हम घरों में बात करते हैं तो जैसे हमारे दादाजी हैं, उनके पास पावर रहती है डिसीजन लेने की। दादाजी के बाद की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे फादर हैं जिनको रहती है, और हमारा नंबर तो बहुत बाद के अंदर आता है। लेकिन 10th के बाद अगर मैं बात करूं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं 11th के अंदर जब जाते हैं तो उनके पास पावर रहती है अपनी स्ट्रीम चुनने की। तो आई होप जितने भी एनडीए एस्पिरेंट्स हैं यहां पर आपकी बात मानी गई है, कह सकता हूं जो पावर है वो आपके हाथ में है। थर्ड फंक्शन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट सेट करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो सिटीजंस के ऊपर क्या इंपोज कर सकती है, किस टाइप का जो टैक्स है वो इंपोज कर सकती है, और उस पर एक लिमिट है, ठीक है। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन नेचर दैट द गवर्नमेंट में एवर ट्रेसपास देम, ठीक है। और फोर्थ फंक्शन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द सेपरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट अ सोसाइटी, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन है, इन फंक्शंस को फॉलो करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना पड़ता है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक साइड आपकी गवर्नमेंट है, एक साइड पीपल है, हम जैसे लोग हैं। और गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूं जहां पर लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये 3 मेन पार्ट है जो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। लेजिस्लेटिव जो लॉ को बनाता है, जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करता है, और एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करता हूं जो लॉ को इन्फोर्स करता है। तो अब सबसे पहले कि अगर मैं प्रेम्बल की बात करता हूं तो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। प्रेम्बल एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो सेट करता है जो भी गाइडिंग पर्पस है या प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। यानी हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका एक निचोड़, इसकी एक समरी हमें प्रेम्बल बताता है। तो प्रेम्बल लगभग हमने देखा अभी एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स होती हैं उनमें नियर अबाउट फर्स्ट सेकंड पेज के ऊपर आपका गिवन होता है। हमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन स्टिल अभी भी आप ध्यान दे सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट हैं, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 5 पॉइंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि इनमें से कौन सा हमारे प्रेम्बल में है या नहीं है। तो यहां से आपका 4 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। एंड टू सिक्योर ऑल द सिटीजंस जस्टिस, यानी सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर, और सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइप का जस्टिस मिलना चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप हमें मिलनी चाहिए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट देम ऑल fraternity assuming the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो अगर मैं बात करता हूं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये वो चीजें हैं जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखने को मिली थी, जो हमारा 18th सेंचुरी में सब जानते हैं उस टाइम पे। एंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर जिसको हम क्या मनाते हैं भाई? कॉन्स्टिट्यूशन डे,
और रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 ऑफ जैन को। तो इसमें मेंशन किया गया है कि 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रेम्बल है। उम्मीद है कि एक दो बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एक बन सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका कि जो पहले वर्ड्स हैं प्रेम्बल के, वी द पीपल, ये सिग्निफाई करते हैं कि पावर अल्टीमेटली जो पीपल ऑफ इंडिया है, जो सिटीजंस हैं, उनके अंदर वेस्ट करती है। एंड सो फार द प्रेम्बल हैज बीन अमेंड ओनली वंस 1976 बाय 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट था भाई, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। ये हालांकि जब मैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन के जो खास अमेंडमेंट एक्ट बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें वर्ड्स सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है इसके अंदर से, और कई एक दो एग्जाम अच्छे एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन से अमेंडमेंट के दौरान कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल है उसको अमेंड किया गया था। तो ये एक बार ही हुआ है भाई, इसके अलावा नहीं हो पाया, और इसमें वर्ड सोशल, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया है। ठीक है, और जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है दीज कॉन्सेप्ट्स का, वो किस हिसाब से ऑर्डर में आता है? जैसे सोवन की अगर मैं बात करता हूं, इसका मतलब क्या होता है? फ्री टू फॉलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। अगर बात सेकुलर की जाए तो यहां पर कोई भी एक रीजन है जिसको हम प्रेफरेंस नहीं देते इंडिया में। सोशलिस्ट की बात करता हूं जहां पर पावर और मनी की कोई ज्यादा कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है। डेमोक्रेसी हम सब जानते हैं भाई, जिसके अंदर जो पीपल ऑफ इंडिया है, यानी हम गवर्नमेंट को बनाते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और लास्ट ऑफ द रिपब्लिक मींस नो रूम फॉर हेरिडिटरी रूलर ऑफ मोनार्च। तो डेमोक्रेसी है, इसलिए मोनार्की की इंडिया में कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो ये प्रेम्बल का अगर मैं बताता हूं कि भाई पेज है फर्स्ट बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, इसको आर्ट और डेकोरेटिव फ्रेम्स के अंदर बनाया गया था भाई, और इसका पेंटर जो इनका नाम है वो है आपका बेओहर शाह था। इन्होंने भाई इसके जो फ्रेम से इसको डेकोरेट और डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो पर्पस की अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन दो पर्पस सॉल्व करता है। इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन derives its authority, and it also states that the objects which the constitution seeks to establish and promote। ठीक है, तो दो पर्पस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वो सोर्स बताता है जहां से वो अथॉरिटी को डिराइव करता है। दूसरा है कि वो ऑब्जेक्ट्स भी स्टेट करता है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या एस्टेब्लिश करना चाहता है और क्या प्रमोट करना चाहता है। और प्रेम्बल की अगर मैं बात कहूं तो महात्मा गांधी ने इसको क्या मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है, द इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स में, एज इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज देयर कंट्री। जहां पर गरीब लोग ये देखें या फील करें कि ये हमारी कंट्री है, एंड हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस, जिसको बनाने में उनकी आवाज लगी है, उन्होंने आवाजें दी। एंड इंडिया विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव अ परफेक्ट हार्मनी, जहां पर सभी कम्युनिटी भाईचारे से रह सकती हो। एंड देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया ऑफ द कर्स ऑफ अनसोशलेबिलिटी और द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, वुमेन विल एंजॉय एज द सेम राइट्स एज मेन। तो ये गांधी जी ने भाई डिस्क्राइब किया था। ठीक है, द इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के अंदर भी इंडिया ऐसा होना चाहिए जहां पर गरीब लोग समझे कि ये देश हमारा है। इसके लिए हमने आवाजें उठाई हैं, और सभी की सभी कम्युनिटीज, छोटी बड़ी, सभी की सभी के अंदर हैं। और यहाँ पर किसी भी ड्रिंक्स का या अनसोशलेबिलिटी का, और खासकर मैं बात करता हूँ वुमेन, मेन के अकॉर्डिंग या मेन के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाएं और इक्वल राइट्स को एंजॉय करें। ठीक है, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका दो टाइप से फ्लो होता है भाई, फेडरल एज वेल एज यूनिटरी। ठीक है, और हम सब जानते हैं भाई इंडिया को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट्स के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, इंडिया इज बेसिकली यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फेडरल सिस्टम की बात करता हूं तो फेडरल सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है जहां पर पावर को डिवाइड किया जाता है या शेयर किया जाता है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। और यूनियन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जहां पर पावर की कंसंट्रेशन होती है, यानी जो सोल अथॉरिटी है पूरे कंट्री की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होती है और वीक स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो अगर फेडरल फीचर्स की अगर हम बात करके चलते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, पावर का डिवीजन है यूनियन और स्टेट के बीच में, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो, और यूनिटरी फीचर्स की बात करता हूं, सिंगल सिटीजनशिप है भाई। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो इसका मतलब आप हर एक स्टेट के सिटीजन। ठीक है, ऐसा कनाडा के हिसाब से नहीं है कि भी हम भाई अगर मान लो एक पर्टिकुलर स्टेट के सिटीजन हैं तो हम भाई पूरे कनाडा के नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब उसमें स्टेट का और कंट्री की अलग सिटीजनशिप होती है। इंडिया में अगर आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आपके पास है तो आप सभी स्टेट्स के सिटीजन हो, और ये इजीली मेंशन है क्योंकि इंडिया बेसिकली क्या है, इंडिया के अंदर जो स्टेट्स थी, ठीक है ना, इंडिया ने स्टेट्स को बेसिकली क्रिएट किया, स्टेट्स को बनाया ताकि भाई हम
एक अखंड भारत की भाई एक अखंड भारत को हम, और जिसमें भाई डेफिनेटली काफी सारी लैंग्वेजेस हैं, काफी सारे स्टेट्स हैं जो अलग लैंग्वेजेस बोलती हैं, और वो कंबाइंड होके एक इंडिया बनाए। और हालांकि कनाडा या अगर मैं यूएसए की बात करूं तो वहां पर काफी सारी स्टेट्स थी, वो मिलकर वो अपने आप मिली, उसके बाद उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या हम कनाडा कहते हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर ऑफ यूनियन टू ओवरराइड्स ऑन द स्टेट मैटर, सेंटर इमरजेंसी के दौरान, जो हम आने वाले टाइम में आर्टिकल्स में स्टडी करेंगे, तो इमरजेंसी के दौरान जो आपका सिस्टम फेडरल है वो एक यूनिटरी सिस्टम फॉर्म करेगा, यानी सारी की सारी पावर आपकी सेंटर के पास होगी उस टाइम पे। ठीक है, तो फिर जो नेम्स और बाउंड्रीज हैं उनका जो नाम चेंज किया जा सकता है, बाउंड्री चेंज की जा सकती है, वो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है उसकी। जुडिशरी सिस्टम में भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है, सब जानते को अपॉइंट करती है, गवर्नर जो होता है स्टेट गवर्नर आपका एक या दो स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है, तो ये बेसिकली सेंटर का एजेंट होता है, जो सारी की सारी खबरें जो स्टेट में चल रहा है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। कि अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से चल रही है स्टेट में, तो ये तो डिपेंड्स ऑन द सेंटर फॉर इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड ग्रांट्स, ये हम सब जानते हैं, स्टेट है सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, हालांकि स्टेट के पास खुद का भी फंड होता है, बट जब टाइम ऐसे आ जाए वहां पर स्टेट को सेंटर से फंड मांगना पड़ता है। फिर आपका आता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अगर मैं बात करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो नियर अबाउट 450 से 466 आपके टोटल आर्टिकल्स हैं। ठीक है, टोटल 25 पार्ट्स, फिर एक प्रेम्बल है आपका, और इन आर्टिकल्स में आपका जो यानी पार्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो फंडामेंटल राइट्स आपके तीसरे पार्ट में आते हैं, आपके हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करता हूं तो ये 4A पार्ट के अंदर आता है। तो ये सभी के सभी जो आपके आर्टिकल्स हैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अमेंडमेंट अभी तक 105 अमेंडमेंट हो चुकी है भाई, प्रीवियस 97 थी, अब 105 है। 12 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल थे पहले, 8 के बाद 12 किए गए, और नियर अबाउट 2 अपेंडिक्स। तो ये आपका टोटल स्ट्रक्चर है भाई। 2011 का अगर मैं बात करता हूँ, ये स्लाइड थोड़ी सी पुरानी ली हुई है भाई हमारी, तो अभी का जो रिसेंट डाटा है वो मैंने यहाँ पर अपलोड किया। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 104th अमेंडमेंट है और 105th अमेंडमेंट है, जो कि आर्टिकल 334 में हुई थी 25 जनवरी 2020 को, जिसके अंदर भाई रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एससी और एसटी की लोकसभा के अंदर भाई 70 ईयर से 80 ईयर यानी 10 साल और बढ़ गई है। ठीक है, और जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो सीट्स थी, हम जानते हैं भाई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की सीट रिजर्व होती है भाई आपकी स्टेट असेंबलीज में भी, लोकसभा के अंदर भी, तो लोकसभा नियर अबाउट 2 सीटें हुआ करती थी, तो इनको भी हटा दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन बेसिकली भाई अगर आप सब जानते हो नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनके जो फादर है वो ब्रिटिशर्स थे और जो मदर है वो इंडियन है, तो इन दोनों का जो मिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंग्लो इंडियन होता है बेसिकली। और 105th अमेंडमेंट आर्टिकल था जिसमें 338B, 342A और 366, जो कि 10 अगस्त 2021 में किया गया था। इसमें स्टेट्स की पावर को रिस्टोर किया गया था, जिससे कि वो अपने आप अपने स्टेट की ओबीसी लिस्ट को बना सकते हैं। ठीक है, और एनुलिंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 11 मई 2021। तो दो आपके रिसेंटली अगर आर्टिकल जो अमेंड हुए हैं आपके, उनका मैंने आपको बता दिया 2020 में और 2021 के अंदर 104th एंड 105th अमेंडमेंट जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में हुई। ठीक है, इसके बाद वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है या नहीं है, तो हम उसको बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला है कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सब जानते हैं भाई, पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल, कुछ अमेंडमेंट्स फ्लेक्सिबल है, कुछ थोड़ी सी रिजिड भी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, फेडरेशन है सब जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेक्युलर स्टेट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और सिंगल सिटीजनशिप है। तो कुछ तो इसमें पॉइंट्स हैं 11 कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आपके फीचर्स में भी आते हैं, कुछ थोड़े से अलग हैं जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी आते हैं। ठीक है, अब आपका जो अगला पार्ट आता है, यानी हमारे फिलहाल जो लेक्चर का जो मैं लास्ट पार्ट लेके चलूंगा, और आपके आए भी हुए भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इजीली एक दो बार पढ़ोगे आपके हो जाएंगे। जैसे पहले शेड्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर तो भाई सिंपल आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम बताए हुए हैं, और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है इनका, वो भी इंक्लूडेड है। सेकंड शेड्यूल की बात करता हूं तो इसके अंदर अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और इमोल्यूमेंट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं हमारे इंडिया में, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, स्पीकर, चेयरमैन, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के,
और इनके लेजिस्लेटिव काउंसिल के, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, सीएजी, इन सभी की जो सैलरीज हैं, प्रिविलेजेस हैं जो दिए हुए, वो इस सेकंड शेड्यूल में डिस्कस किए गए हैं। थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ और अफर्मेशन है भाई यूनियन मिनिस्टर्स की, पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, एमपी, सुप्रीम कोर्ट जजेस, मिनिस्टर, सीएजी, लेजिस्लेचर्स जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो गए, हाई कोर्ट जजेस हो गए, इन सब के जो ओथ और अफर्मेशन है वो आपका थर्ड शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर आपके बताए गए हैं कि भाई जो सभा के अंदर भाई जो सीट्स एलोकेट की गई हैं हमने, ठीक है, इट बेसिकली contains the provision in relation to the allocations of the seats allocate की हुई है। भाई जो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स की होती है उसके रिगार्डिंग शेड्यूल बताएंगे जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, इसको आप याद रख सकते हो भी एएमटीएम के नाम से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज की रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो दिए हैं। सेवन शेड्यूल में आपकी लिस्ट दी गई है यूनियन, स्टेट और कॉन्ट्रेंट। ठीक है, हालांकि यूनियन लिस्ट वो होती है जहां पर भी जो सेंटर है वो इस पे लॉ बनाती है, स्टेट की लिस्ट पे स्टेट बनाती है, और कंटेंट लिस्ट पे। ठीक, फिर आता है 8 शेड्यूल के अंदर भाई टोटल कॉन्स्टिट्यूशन, और हम सब जानते हैं भाई जो हिंदी है वो क्या है, क्या भाषा है, आज भाषा है, राजभाषा हिंदी। तो हिंदी आपकी 22 से एक भाषा है, हिंदी प्लस 21 लैंग्वेजेस। ठीक है, और अब ये अगर मैं बताऊं तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर भाई 40% हिंदी है और 60% डिफरेंट भाषा लैंग्वेज। 9 शेड्यूल के अंदर अबॉलिश किया गया था भाई। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इट फ्रॉम द जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये बात इसमें लिखी हुई है भाई, वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर होते हैं तो वहां पर जुडिशियल स्क्रूटनी है वो आपकी इंक्लूड होगी। हाउएवर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रूल आउट कर दिया था। ठीक है, और 24 अप्रैल 1973 के बाद ये सभी के सभी जो केसेस थे ये जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन हो चुके थे लैंड रिफॉर्म्स के लिए। फिर आपका आता है 10th शेड्यूल भाई। 10th शेड्यूल के अंदर भाई अगर मैं बताऊं तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ था, एंटी डिफेक्शन लॉ को हम भाई मैं आपको बताऊं भी जो दल बदलू नियम होता है जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 का था भाई, यहां पर जो लोग पार्टी से जीतने के बाद दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते थे तो उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जाता है और फिर उनके फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट किए जाने चाहिए। तो ये आपका 10th शेड्यूल में दिया हुआ है। फिर आते हैं आपके इंपॉर्टेंट शेड्यूल 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल। तो 11th और 12th शेड्यूल बेसिकली थे ये आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बेस हैं। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज। तो 11th शेड्यूल के अंदर भाई आपका शेड्यूल को 73rd एक्ट ऑफ 1992 में डाला गया था और 1903 के अंदर ये आपका मतलब जो एक्ट था आपका उसमें आया था, एक्ट के अंदर आया था, मतलब इसको इन्फोर्स किया गया था। और 12th शेड्यूल था, इसके अंदर आपकी म्युनिसिपैलिटीज ऐड की गई थी भाई, जिसके अंदर 18 मैटर है, और इस शेड्यूल को 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अंदर ऐड किया गया था। ठीक है, तो आई होप कि जो हमारे ये शेड्यूल्स हैं, ठीक है, शेड्यूल इनका जो आपका पूरा सिस्टम अभी हमने डिस्कस किया है, स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया है, ये आपको अच्छी लगी होंगी और साइड बाय साइड आप इनको नोट भी कर रहे होंगे। बेसिकली ये बहुत ही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ सा हमारा कोर्स है, तो इसमें वो मेन चीजें ली गई हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है तो हमारी वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियोस को मैक्सिमम। और हम नेक्स्ट कल आपके लिए हमारी जो थर्ड लेक्चर है वो आपके लिए आ जाएगा, जिसके अंदर हम फर्दर पार्ट्स को डिसाइड करेंगे और धीरे धीरे जो हमारे मेन कोर्स है उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।